Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है वो है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया। इंडिया और ब्रिटेन में जो भी औद्योगिकरण हुआ उसका क्या फासला था, क्या कॉन्ट्रास्ट था, क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो भी मशीनरी से बन के प्रोडक्ट आते हैं और जो भी हाथ से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लाइवलीहुड ऑफ वर्कर, किस तरीके से वर्कर लोगों का जीने का वो लाइवलीहुड था, अपना तरीका था, किस तरीके से वो अपना लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ जीते थे। ठीक है, केस स्टडी देखेंगे ब्रिटेन और इंडिया का। ठीक है, इंट्रोडक्शन में है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है, अलग अलग कंट्रीज की मार्केट जो है वो एक साथ इंटीग्रेट करके ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, लीडिंग टू द इंटरकनेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग इकोनॉमीज, अलग अलग जगहों की जो भी इकोनॉमी होती है वो सब साथ में मिलकर आके एक ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। और इससे जो होता है एक दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं, इन सब का कनेक्शंस बढ़ता है। ठीक है, ये ग्लोबलाइज इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, जो कि लास्ट 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं। इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, कल्चर हो गए। तो ये सब में ग्लोबल, इन सब एस्पेक्ट में ग्लोबलाइजेशन का रिलेवेंस है। फिर यहाँ पे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। वर्ल्ड को ग्लोबली एक साथ लाने में बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। ओके, now coming to the humans have become steadily more interlinked। धीरे धीरे ह्यूमन सोसाइटी जो है एक कल्चर से दूसरे कल्चर बहुत बहुत जल्दी मतलब इंटरलिंक करते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे ही धीरे इंटरलिंक करते जा रहे हैं, लेकिन एक पेस जो है वो पकड़ लिया है कि हाँ, लोग जो है अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग इथनिसिटी के लोग एक साथ हैं। ठीक है, आते जा रहे हैं बाय द टाइम। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रेस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल वास्ट डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह, आपने कभी पहले पढ़ा होगा कि जो पिलग्रिम्स आते थे, तीर्थयात्री आते थे दूसरे कंट्री के, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के बारे में बताते थे, उनके अकाउंट से हमें जानने को मिलता था, वो जो लिख के जाते थे। ट्रैवलर, ट्रेडर्स आते थे, कुछ इंडिया के बारे में लिखते थे, कुछ उधर जिधर से आते थे उधर के बारे में लिखते थे। तो इस तरीके से कई चाइनीज पिलग्रिम्स थे। ठीक है, फाइन हो गया। तो ये सारे लोग जो है वो लिखा करते थे, और एक तरीके से इंटरकनेक्टनेस मिला इसके थ्रू भी कि हम जान पाए उनकी हिस्ट्री को, और अपनी हिस्ट्री उनके कंट्रीमैन के पास भी पहुंच पाया। वो यहाँ से गुड्स ले जाते थे, मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडियाज, इन्वेंशन, इवन जेमस्टोन्स जो होता है, पत्थर, कीमती पत्थर होता है जो, और डिजीज भी समटाइम्स। ठीक है, एक्टिव कोस्टल, अभी देखो पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, इट्स लाइक कि वो एक देश में अगर जैसे ही एक वेरिएंट आता है तो दूसरे देश में भी आने लगता है। इट्स लाइक कि इवन वो यहाँ पे जर्म्स है, नॉट जेम्स। ओके, जर्म्स, डिजीज, इस तरीके की किसी भी तरीका का अगर कोई भी मतलब एपिडेमिक आता है, किसी भी तरीके की कुछ होती है ऐसे जो भी ट्रांसफरेबल है, तो वो सब चीज कितना जल्दी फैल जाता है, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग इन एंड आउट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें जो है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया इवन एज अर्ली 3000 BCE। एक कोस्टल एरिया जो है, एक्टिव कोस्टल ट्रेड का जो लिंक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पास्ट से आज के वेस्ट एशिया तक भी है। ठीक है, इवन ये जो है इतना पुराना था, लाइक 3000 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। ओके, ये था, लेकिन इसका जो है लिंक पुराने अभी के जो एक्टिव कोस्टल ट्रेड है उसका जो है लिंक वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी एक अपने मतलब ये है कि ये कहना चाहता था कि एक तरह से हिस्ट्री से आपका लिंकेजेस आता है।
Okay. Now coming to the cowries or seashells were used as a form of currencies. Cowries हो गया, seashells, वो जो रीज है कि समुद्र में जो निकलता है जिसके अंदर सीप होते हैं, ये सारे, तो ये सेल्स ये सब जो है ना वो करेंसी के तौर पे यूज हुआ जाता, मतलब किए जाते थे तभी. सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट पॉइंट्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क जो है, चाइनीज में बहुत कीमती सिल्क मिलता था, उसको जिस रूट से लाते थे, ठीक है, वो सिल्क रूट कहलाता था. ठीक है, चाइनीज सिल्क कार्गोज आती थी उस रूट से. हिस्टोरियंस जो है बहुत सारे सेवरल सिल्क रूट्स को देखे. आपने मेरे अगर चैप्टर क्लास 6 वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सिल्क रूट के बारे में पढ़ाया है हिस्ट्री में. ओके, तो ओवर लैंड एंड बाय सी, उसमें ट्रेडर्स वगैरह चैप्टर है ना जो, तो वो ट्रेडर्स वाले चैप्टर में आपको सिल्क रूट के बारे में भी बताया गया. नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद द यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका. एक कंट्री का दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट से जो रूट का इंटरकनेक्टनेस दिखाया गया है. ठीक है, फूड travels, spaghetti and potatoes. Spaghetti, you everyone should know that spaghetti हम खाते हैं ना, जैसे लाइक नूडल्स वगैरह हो गया. ठीक है, तो ये सारी जो है ये भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आई. इट वाज नॉट अ ओरिजिनल फूड. ओके, इंडिया का ये ओरिजिनल फूड नहीं है. वी ब्रिंग आउट फ्रॉम, उसको हम कहाँ से लाए हैं? उसको हम लाए हैं साउथ एशियन कंट्री से. ठीक है, थोड़ा हम चाइना में या फिर जापान में या फिर थाईलैंड वगैरह में, भूटान में, तो यहाँ इस जगह से जो है वो नूडल्स, पास्ता, ये सब का कॉन्सेप्ट आया है. हम आगे देखेंगे. ट्रेडर्स जो है, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड. अपने यहाँ जो भी वो ग्रो करते थे क्रॉप, वो दूसरे कंट्री में भी आके ग्रो करने लगे. उन्हें फेवरेबल क्लाइमेट मिलने लगा तो वो बताने लगे कि देखो वहां ग्रो होता था ना, तो अब यहाँ भी ग्रो होता है. ठीक है, अब हम यहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वही सेम चीज. और यहाँ के लोगों को, नेटिव लोगों को नया चीज जानने का मौका मिलता था कि ओ ये भी कोई क्रॉप है, इसको भी खा सकते हैं, इसको भी खाया जाता है और ये टेस्टी है. तो इस तरीके से चीजें होती गई, लोग अपना आइडिया लेके आते गए. नूडल्स चाइना से, ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना आया. ठीक है, फिर उसके बाद टू बिकम स्पेगेटी. ठीक है, अरब तो ट्रेडर्स टू पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली इटली. अरब जो है वो पास्ता ले गए सिसिली इटली में, तो इटालियानो पास्ता आप सभी ने खाया होगा. तो इस तरीके से आप, मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो ऐसे एक्सचेंज, पोटैटो, सोया, मेज, ग्राउंडनट्स, टोमेटो, चिलीज, ये सब यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस आफ्टर अमेरिका वाज डिस्कवर्ड. ठीक है, तो इस तरीके से यूरोप्स पुअर बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो. पोटैटोज वगैरह का पोटैटो स्ट्यू बनाना, ये वो बहुत सारी चीजें हैं. तो ये सारी चीजें जो है आपको, बस ये हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और अपनी आइडियाज को, अपने खाने वाले फूड्स को उन्होंने बांटा, लोगों को बताया कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फूड, यू कैन ईट इट, इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यूज सच एंड सच. तो ये सारी चीजें होती गई. व्हेन this case destroy the potato crops in mid 1840s in Ireland, hundreds of the thousand die of starvation. जब भी पोटैटो क्रॉप 1840 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पूरा बर्न कर दिया गया था, तो कई लोग जो है वो वहां आयरलैंड में जो है वो स्टारवेशन से, भूखमरी से मर गए. कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट है. 16th सेंचुरी में आफ्टर यूरोपियन सेलर जो है फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका. ठीक है, उन्हें 16th सेंचुरी में रूट मिला. ठीक है, एशिया और अमेरिका जाने का, यूरोपियंस को. इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा था विद द गुड्स, पीपल, कस्टम्स, नॉलेज. इट वाज क्रूशियल पॉइंट फॉर द ट्रेड नेटवर्क्स. वो ट्रेड के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता था. ठीक है, गोल्डन बर्ड, व्हाई गोल्डन बर्ड क्यों हम बोलते थे पहले इंडिया को? बिकॉज इट वाज वेरी इनरिच इन रिसोर्सेस. ठीक है, और वहां पे रिसोर्सेज जहाँ पे हो वहां तो ट्रेड करने में ऑब्वियसली मजा आएगा. तो दैट वाज द क्रूशियल पॉइंट ऑफ द ट्रेड नेटवर्क आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. ठीक है, अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ. इट वास्ट लैंड्स abundant
After the vast lands and abundant crops and minerals begin to transform the trade and the lives everywhere. ठीक है, प्रेशियस मेटल जो है जैसे सिल्वर हो गए या फिर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन पेरू एंड मैक्सिको एनहांस द यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस. इट्स ऑल ओवर सीन. मतलब इस पैराग्राफ में ऑल ओवर ये दिया गया है कि किस तरीके से किसने क्या क्या डिस्कवर करा और किस तरीके से किसके पास क्या क्या मिनरल्स थी. ठीक है, किस तरीके से किसके पास क्या प्रेशियस मेटल थे, किस तरीके से कौन किसको कॉलोनाइज कर रहा था फॉर द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, पावरफुल वेपन, मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पैनिश कंकरर्स वाज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बट जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हिच दे कैरीड. ठीक है, मिलिट्री जो वेपन था वो कन्वेंशनल नहीं था, ठीक है, स्पैनिश का, लेकिन जर्म्स जो था, जर्म स्मॉल पॉक्स का जो जर्म्स था वो स्पेनिश लोग लाए थे. अमेरिकन्स ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट सच टाइप. और अमेरिका का जो लैटिन अमेरिका जो पुराना अमेरिका था, ठीक है, वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, वहाँ पे रहते थे जो लोग, उनके पास इम्यूनिटी नहीं था कि वो इस तरीके का डिजीज स्मॉल पॉक्स को अपने ऊपर झेल पाए और दे स्टार्ट डाइंग और समथिंग. ओके, अब यहाँ पे है कि अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप. एक तरह से मतलब कैसे एक वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे एक अपना फॉर्म मेंटेन करता है. ठीक है, अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ. ठीक है, कॉर्न लॉ का उस वक्त अबॉलिशन हो गया था. प्रेशर फ्रॉम द लैंड ओनर्स ग्रुप्स, द गवर्नमेंट restricted the import of food grains का import restricted हो गया था. कॉर्न लॉज जो है वो स्क्रैप्ड हो गया था. फूड जो है वो import हो सकती थी ब्रिटेन में more cheaply than it could produce in the country. Okay, now फिर उसके बाद क्या है कि ब्रिटेन फार्मर्स जो ब्रिटिश फार्मर्स जो थे वहां पे वो इम्पोर्ट के साथ compete नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारी जो लैंड एरियाज थी वो अनकल्टिवेटेड छोड़ दी जा रही थी. फूड का प्राइसेस जो है वो नीचे गिरने लगा और कंजप्शन जो है वो बढ़ने लगा. तो जब फूड का प्राइस लेस हो जाता है, ठीक है, और कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, जब भी फूड का प्राइस जो है वो कम हो गया, कंजप्शन बहुत ज्यादा, कैसे, क्योंकि ना लोग का प्राइस कम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो खरीदने लगे. ठीक है, उसका मतलब बहुत ज्यादा जैसे कि जाके सप्लाई मतलब कंजप्शन जो है वो बढ़ गया, कम पैसा लगता है तो ज्यादा लोग जाके खरीदने लगे और खूब मतलब बहुत सारा फूड जो है वो कंज्यूम होने लगा ब्रिटेन में. फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू द हायर इनकम्स. और इस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे हायर इनकम की तरफ अग्रसर किया और ज्यादा से ज्यादा फूड इंपोर्ट होने लगा. फर्स्ट वर्ल्ड वार का सिनेरियो. फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 तक में हुआ था वो बेसिकली यूरोप में हुआ था. इसका इम्पैक्ट जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड था. जैसे लास्ट मोर देन 4 ईयर, 4 साल से ज्यादा दिन तक ये रहा था. आपको ये भी पता है कि मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया पे भी इनडायरेक्टली. ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने. द सेंट्रल पावर्स वर्सेस द अलाइड पावर. सेंट्रल पावर कौन कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया हंगरी था, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर. अलाइड पावर में कौन कौन सा था? ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, सर्बिया था, इटली था और यूनाइटेड स्टेट्स था. ठीक है, अब कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ क्या है? अंडर द प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप्स, जिनके पास लैंड था, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उससे इंपोर्ट पे रोक लगा देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऐसा किसका मानना था, जो जो लैंडेड ओनर्स थे, लैंडेड ग्रुप्स था, जिनके पास जमीन था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करवा के कॉर्न पे रोक लगवा दिए, कॉर्न के इंपोर्ट पे रोक लगवा दिए. और द लॉ अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वेरी कॉमनली इज नोन एज कॉर्न लॉ. और जो लॉ गवर्नमेंट को ये करने के लिए मतलब अनुमति देता था, अलाउ करता था, उसको कॉर्न लॉ कहते थे. ठीक है, अब यहाँ पे रूल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? टेक्नोलॉजी बहुत ग्रेटर इम्पैक्ट लाया था फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड एज सच. रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, ये सब टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो वो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब को भी इन्फ्लुएंस करी. ठीक है, रेफ्रिजरेटेड शिप ग्रेटली हेल्प टू
ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल फूड आइटम्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। पेरिशेबल मतलब जो खाना ना 1-2 दिन के बाद सड़ सके, ठीक है, जो सड़ जाता है, जो खाना जो खराब हो जाता है, ठीक है, उसको हम पेरिशेबल कहते हैं, ठीक है, जो खराब हो सकता है, जो खराब नहीं होता है उसको नॉन पेरिशेबल। तो जो पेरिशेबल फूड्स था, ठीक है, जो खराब हो सकता था, उसको शिप्स के थ्रू ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर कर दिया जाता था कि इनका इसी दिन तक अवधि है, इसके बाद ये खराब हो जाएगा, तो इनको फटाक से ट्रांसफर कर देते थे। It greatly facilitated the shipment of frozen meat. Frozen meat अमेरिका से आता था, ऑस्ट्रेलिया से आता था और न्यूजीलैंड से आता था टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, और इनके कंज्यूमर्स भी थे। 19th century, like in 1815 से 1914, in 19th century, economic, political, social, cultural, technology factors all the way, ठीक है, इंटरैक्टेड इन द कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म द, किस तरीके से सोसाइटी को एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया और हेल्प करा टू मेंटेन एंड रीशेप द एक्सटर्नल रिलेशन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, जो आजकल हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं ना, ट्रेड के संदर्भ में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संदर्भ में, तो वो अब यहाँ पे है कि indenture labor migration from India, meaning of interdure labor. Interdure laborers वो थे, indenture labor वही थे, ठीक है, उनको कहते हैं means a bonded labor under the contract to work for an employer for a specific amount of work. ऐसे laborers जो अपने मालिक के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, ठीक है, नॉट फॉर मालिक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है, एक टाइम की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट की, आपको 2 वीक तक यहाँ पे काम करने हैं, आपको इसके पैसे मिलेंगे या जो भी, तो ये चीज हो जाता पहले, ठीक है। तो जो भी बॉन्डेड लेबर, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे, ठीक है, फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद वो काम खत्म तो वो अपने घर। इट ब्राउड अ हायर इनकम फॉर द सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर। कुछ लोगों के लिए जो है ये एम्प्लॉयर के बदले आके काम करते थे उनके पास, तो कुछ लोगों का नौकरी छिन जाता था, तो कुछ लोग पॉवर्टी की तरफ चल जाते थे, और कुछ लोग अगर किसी के एवज में काम कर रहे हैं तो उन्हें उनसे ज्यादा हायर वेजेस मिलता था, क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में काम को पूरा कर देते थे, तो उनका थोड़ा डिमांड था, वो जल्दी एफिशिएंट थे, कर देते थे, तो कुछ लोग को बहुत अच्छा इनकम मिलता था, तो वो हायर इनकम ले लेते थे, और कुछ लोग जो है वो पॉवर्टी की तरफ ढकेल दिए जाते थे। तो इस तरीके से चीजें थी। रिंडरपेस्ट प्लैग, एक प्लैग आया उस समय, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, जो कि फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लैग था। कैटल सेवा जो अफ्रीका को लेट 1880s में काफी हद तक अफेक्ट करा था। फिर ब्रेटन वुड्स जो है वो एक नाम है होटल इन यूएसए, वेयर द नेशनल मॉनेटरी फंड एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था 1944 में, टू इंश्योर कि इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी, ठीक है। फ्लोज ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स क्या होता है कि ट्रेड इन गुड्स सच एज ग्रेन एंड क्लोथ्स, कि किस तरीके से जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है गुड्स का, उसका ट्रेडिंग चल रहा है। इस गुड्स में बेसिकली ग्रेन आता था, ठीक है, और क्लोथ आता था, ठीक है। फ्लो ऑफ लेबर, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ न्यू वर्क, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरे जगह लोग माइग्रेट करते थे, इसको फ्लो ऑफ लेबर कहते थे। Cause of migration of Indian indenture workers, अब इंडियन इंडेंट्योर वर्कर्स का माइग्रेशन का काउज क्या था? मोस्ट कम फ्रॉम प्रेजेंट डे, जहाँ पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है और तमिलनाडु में मोस्टली वर्कर्स जो है वो इस रीजन के होते थे, ठीक है। प्रेजेंटली ये सब जो है स्टेट्स है जहाँ के होते थे, ठीक है, उस वक्त तो ये सब स्टेट्स नहीं था, इनका तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मतलब बाद था, बनते गया ना ये स्टेट, तब की बात बता रहे हैं कि पहले क्या था, ठीक है। अभी जो करंट ये सारा रीजन है ना, उसके लोग माइग्रेट करके जाते थे, ठीक है। दीज रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मेनी सोशल चेंज, बहुत सारे सामाजिक बदलाव यहाँ पे हुए, लाइक कॉटन इंडस्ट्री जिनको हम कहते हैं कुटीर उद्योग जो डिक्लाइन हुआ, लैंड रेंट रोज, लैंड का जो
जो भी रेंट देना होता था, किराया, वो बढ़ा दिया गया, लैंड जो है वो क्लियर कर दिया गया, एग्रीकल्चर हटा दिया गया और वहां पे माइंस और प्लांटेशंस वगैरह प्रैक्टिस होने लगा एकदम। तो इस तरीके से 19th सेंचुरी में इंडेंट्योर डिस्क्राइब एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। इसको 19th सेंचुरी में एक नया टर्म दे दिया गया, स्लेवरी का एक नया मायने दे दिया गया, ठीक है। होसे राइटियोस कार्निवल एंड ट्रिनिडाद, ओके, when workers of all races and religions join in celebrating। एक कार्निवल होता था, एक फेस्टिवल होता था होसाई, ठीक है, जो इस प्लेस पे होता था। वहां पे सारे लोग, सारे वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड ऑल रिलीजन एक साथ आते थे और सेलिब्रेट करते थे। होसे क्या है? त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन था जो ट्रांसफॉर्म होता था एक राइटियस कार्निवल में। मतलब एक थोड़ा वो जो होता है, वो जिसको नहीं बोलते कि वो जिसको नहीं बोलते कि आप जो है वो राइटियर्स कार्निवल कहते हैं कि जैसे रियॉट जो हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है, उसको होसाई कहते हैं। वो इमाम हुसैन, ओके, इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन ज्वाइन करते थे। फिर है इंटर वॉर इकोनॉमिक। इंटर वॉर इकोनॉमिक क्या होता है? तो पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो मेनली यूरोप में फाइट किया गया। इस टाइम में वर्ल्ड जो है बहुत सारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस करा, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो दो बहुत बड़े पावर ब्लॉक के बीच में लड़ाई किया हुआ, ठीक है। और एक वन वर द अलीज ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लैटर जॉइंड द यूएसए। ऑन ऑपोजिट साइड जो था वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी और ऑटोमन टर्की, ठीक है। ये वॉर जो है 4 साल तक चला। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? फर्स्ट टाइम जो मॉडर्न वेपन्स थे वो लाइक मशीन गन थे, टैंक थे, एयरक्राफ्ट थे, केमिकल वेपन्स थे, एक्सेट्रा थे, ठीक है। ये सब बहुत ही बड़े स्केल पे यूज होते थे वहां पे। मिलियंस ऑफ द सोल्जर्स जो रिक्रूट हुए थे वो सभी पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड के थे। कुछ इंडियन सोल्जर्स भी गए थे, जैसा आपने पिछले के चैप्टर्स में पढ़ा था, नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड मोस्ट ऑफन मेन ऑफ द वर्किंग एज, जो वर्किंग पॉपुलेशन होता था, वर्किंग एज पॉपुलेशन होता था, उसमें से मेल्स को उठा के ले जाते थे सोल्जर बना के, ठीक है। ब्रिटेन्स वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रिटेन्स वुड इंस्टीट्यूशन का बेसिकली जो एम था टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड deficits. A conference was to held in July 1944 at the Bretton's Woods in New Hampshire, USA, ठीक है। इनका एक्सटर्नल सरप्लस जो होता था, डिफिशिट होता था किसी भी गुड्स में, इसके बारे में ये डील करते थे। बेसिकली इनका क्या था कि ये फाइनेंस एंड ऑल में डील करते थे, ठीक है। इन पे इनका कॉन्फ्रेंसेस चलता था, किस तरीके से क्या पॉलिसी बनेगा, क्या है क्या नहीं, ठीक है। Now coming to that, International Monetary Fund and World Bank was set up to finance post-war restructuring. IMF जो है, इंडियन मॉनेटरी फंड जो है, और वर्ल्ड बैंक जिनका आज भी रोल है, ये दोनों सेटअप किए गए, ठीक है, टू फाइनेंस द पोस्ट वॉर की आफ्टर वॉर जो है किस तरीके से जो भी ध्वस्तता हुई है, जो भी बर्बाद हुआ है, उस सभी को रिस्ट्रक्चर करने में ये दोनों को सेटअप किया गया। और ये दोनों चीजें जो है वो आज भी लोन ग्रांट करती है बहुत सारे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री को जब उन्हें नीड होता है, ठीक है। द पास्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो वॉर के पहले का इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे बेस्ड था। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जैसे एक्सचेंज रेट होता है कि एक पर्टिकुलर करेंसी जो फॉरेन वर्ल्ड में एक्सचेंज के लिए, ठीक है, फॉरेन वर्ल्ड में हमारा जो ट्रेडिंग होता है उसके लिए बनाया जाए, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है उसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। और यूएस के पास एक इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो है, ठीक है, ओवर की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे उनका वीटो है, ठीक है। वो जो कहते हैं उनका पावर बहुत माना जाता है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे है कि द ग्रेट डिप्रेशन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन, ओके, you'll see in the next part. Now we'll start from the Great Depression. Factor responsible for depression. Okay,
what are the factors which is responsible for depression is that agriculture over production. बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का मतलब अधिक उत्पादन होने लगा, जरूरत से ज्यादा, remained a problem. It makes price for agriculture products slumping. और ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो अपने आप प्राइस घटने लगता है जल्दी से बेच के हटाओ इसको, जल्दी से प्राइस कैसे भी घटा के बेच के हटाओ, और इस तरीके से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो स्लम्प होने लगा, नीचे जाने लगा. मेनी कंट्रीज जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करी थ्रू द लोन जो वो ब्रेटन वुड्स से लेती थी, मतलब IMF और ब्रेटन वुड्स ट्विन से लेती थी, IMF से और वर्ल्ड बैंक से, USA में. अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्टॉप ऑल द लोन्स टू द यूरोपियन कंट्रीज. वो यूरोपियन कंट्री को लोन देने से मना कर दिया. यूरोप में इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक. बहुत सारे बैंक्स जो है वो बंद हो गए, करेंसी कोलैप्स हो गई, लाइक स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग. डबलिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज बाय USA which hit the world trade badly. इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो डबल कर दिया USA, और इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड जो है वो बहुत बैडली इफेक्ट हुआ. इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन immediately affected Indian trade. ठीक है, इंडियन ट्रेड भी बहुत इफेक्ट हुआ. प्राइस इन इंडिया जो है वो भी टू प्लंग, बहुत ज्यादा, मतलब उस पर भी असर पड़ा. Peasants and farmers were worst hit. Peasants और farmer जो है वो सबसे ज्यादा आघात हुए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर. The second world war broke out maybe 2 decades after the end of first world war. उसके 2 ही साल बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 2 ही साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. ये वॉर जो है वो 6 साल तक चला on many fronts in the place of over land, sea, समुद्र में, जल पे, मतलब जल थल, मतलब सारे सेना फ्रंटियर्स पे लड़े गए, लैंड पे लड़े गए, सी में भी लड़ा गया, वायु सेना भी बुलाई गई, एयर्स में भी. 3% ऑफ द वर्ल्ड का जो 1939 में पॉपुलेशन था उसका 3% मर गया. ठीक है. एक्सिस पावर और एलईलीज उसमें थे. एक्सिस जो थे नाजीज जर्मनी, जापान, इटली, और एलईलीज जो थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन एंड द US. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या आया? बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो वेस्टर्न इकोनॉमी के ग्रोथ से डेवलप, मतलब बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे जो 1950s और 60s में हो रहा था. तो उन्होंने क्या किया, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप, एक ग्रुप में बने, ग्रुप ऑफ 77 व्हिच इज कॉल्ड G77. ठीक है. और उन्होंने डिमांड करा एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ठीक है. ये सिस्टम था जो उनको रियल कंट्रोल देता था नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सट्रैक्ट कर सके और उनका ज्यादा डेवलपमेंट में यूज कर सके. प्राइजेस जो है वो रॉ मटेरियल्स के फेयर बनाए. ये 77 कंट्रीज ने मिलके ये चीज तय की थी. और बेटर एक्सेस जो मिले उन्हें मैन्युफैक्चर्ड गुड का. ठीक है. डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट में G77 एक ग्रुप ऑर्गेनाइज थी बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप थे. ठीक है. तो डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो इन कंट्री को रियल कंट्रोल दे ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड और उनके मार्केट. वीटो क्या है? वीटो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हम बोल दिए कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, मतलब राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट कह सकते हैं. एक डिसीजन है, प्रपोजल जो लॉ मेकिंग बॉडी बनाया है. अगर मेरे पास वीटो है, कोई लॉ मेकिंग बॉडी है, वो कुछ डिसीजन दिया है, अगर मेरे पास वीटो है तो मैं तुरंत उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ. तो ये वीटो होता है. ठीक है. टैरिफ क्या होता है? एक टैक्स इम्पोज किया जाता है एक कंट्री के इंपोर्ट पे. ठीक है. वो जो कंट्री इंपोर्ट करता है उस पे ना टैक्स देना पड़ता है उसे, तो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इम्पोज किया जाता है टैरिफ. टैरिफ आर द लेविड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, एट द बॉर्डर या फिर एयरपोर्ट पे लिया जाता है. एक्सचेंज रेट क्या है? जो लिंक नेशनल का, जैसे मैंने बताया था कि नेशनल करेंसी जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फिक्स किया जाता है ना, उसको एक्सचेंज रेट्स कहते हैं. दे आर ब्रॉडली 2 kind of exchange rate. पहला तो फिक्स और दूसरा फ्लोटिंग. फिक्स which doesn't change and floating which might change. ओके. अब यहाँ पे आएंगे हम नेक्स्ट की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना, जो लास्ट है हमारा. वो हमारा wages were low in countries like China,
The low-cost structure of Chinese economy made its products cheaper. China became a favorite destination for the MNC to invest. China में MNC का investment बढ़ गया था. New economy policy China की जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में वापस से आई, और इस तरीके से जो पॉलिसीज थी चाइना में, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वो आई. ठीक है. तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम इस चैप्टर को पूरा देखेंगे अच्छे से, इस पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे, और मैं नोट्स जो है आपके हिंदी और इंग्लिश और साथ में इंग्लिश में सॉल्यूशंस आई अटैच इन द डिस्क्रिप्शन लिंक. थैंक यू एवरीवन. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.